folks, for the last session on investors awareness, we have people from NSE and cybercrime. So we have 3 people. I'll request all of them to please come on the dais. Mr. Puneet Rastogi, PI Rajesh Porwal, PSI Pratap Singh Jala. Mr. Puneet Rastogi is having 16 plus years of experience in retail banking and fintech compliances. He holds BTech from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, and completed his MBA in finance from ICFAI Business School. He is also holding Diploma in Information Systems Audit, conducted by the Indian Institute of Banking and Finance, along with Advanced Management Program. In his professional life, he has worked with companies like ICICI Bank, Airtel Payments Bank, Paytm. Currently, he is working as a Chief Manager Investor Service Center at NSE for the state of Gujarat and MP. PI Rajesh Porwal, he is the head of Social Media Monitoring and Investigation Cell. He is vast and strategic observer of various social media platforms, helping to avoid chaotic situations and creating peace in the society with active surveillance over social media. PSI Pratap Singh Jala, he is a member of Technical Investigation Squad. He investigates different categories of cybercrime with technical approach, coarsening of fine-grained information. And now I would like to request CA Samir Chaudhary sir to present memento to the faculty. So now I would request Mr. Puneet Rastogi to take forward the session. Good evening, everyone. My name is Puneet Rastogi. I am representing NSE Investor Service Center, अहमदाबाद. अभी हम सब लोग सुबह से कैपिटल मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि सारे लोग यहाँ पे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे. अभी हमने चिंतन जी और रिची जी से प्राइमरी मार्केट के बारे में बहुत कुछ सुना, पर एक्चुअली जो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके क्या क्या इश्यूज़ आते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व कौन करता है, कोई बता सकता है? कोई भी ऑडियंस में से? बिल्कुल सही सर. और इसके अलावा किसी को कभी कोई ब्रोकर के साथ प्रॉब्लम हुई है, ट्रेडिंग मेंबर के साथ? किसी को नहीं हुई? सर आप बहुत हाई लेवल में बात कर रहे हैं. यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो बहुत छोटी छोटी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं. कई बार इन्वेस्टर को अपना फंड्स का पे आउट ही नहीं मिल पाता है या पे इन सिक्योरिटीज़ ही नहीं हो पाते, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं. कई बार ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स में यहाँ पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो लोगों की पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती हैं बिना उन्हें बताए, ऐसी भी सिचुएशन आती है. कई बार हमारे पास ऐसी भी कंप्लेंट रिसीव हुई है कि लोगों को एश्योर्ड रिटर्न्स के बारे में बताया गया, जहाँ पे लोगों को प्रॉमिस करा गया कि उन्हें 75% का सक्सेस रेशियो दिया जाएगा. यहाँ पे अभी ऑडियंस में कुछ लोग इसके ऊपर पूछ रहे थे कि सक्सेस रेशियो क्या होता है, तो ये ब्रोकर भी कई बार बोलता है, जबकि सेबी और एनएससी या कोई भी एक्सचेंज ऐसी किसी भी सर्विस के लिए प्रोहिबिट करता है सारे ट्रेडिंग मेंबर्स को. तो सर मैं बता दूं थोड़ा सा एनएससी आईएससी के बारे में. तो हम लोग क्या है कि अवेयरनेस करते हैं 3 लेवल पे. पहला है हमारा प्रारंभ, बिल्कुल बेसिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि इन्वेस्ट क्या करना है या सेविंग कैसे करनी है, वो हमारा प्रोग्राम कहलाया जाता है प्रारंभ. दूसरा प्रोग्राम है हमारा प्रगति, जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ तो समझ में आ जाता है, पर दे डोंट नो द इंट्रिकेसीज ऑफ ब्रोकर, म्यूचुअल फंड्स, या वो कैसे काम करते हैं, हाउ टू इवेल्युएट ऑल दोज म्यूचुअल फंड एंड ब्रोकरेज फर्म, वो आता है. तीसरा एक समृद्धि, जो कि ये प्रोग्राम है, जो कि ये
आई थिंक आप लोगों के लिए भी बहुत छोटा प्रोग्राम है। इसमें हम लोग यही बताते हैं कि बिफोर इन्वेस्टिंग आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, चीज़ों को ध्यान से ड्यू डिलिजेंस कीजिए। आई थिंक वो तो सब आप लोग कर ही रहे हैं। तो मे बी ये प्रोग्राम में शायद आपके लिए उतने इनपुट नहीं होंगे, पर यहाँ पे मेरे अभी साथी मौजूद हैं जो कि साइबर क्राइम से हैं, जो कि आपको और बताएंगे कि कैपिटल मार्केट में या फाइनेंशियल वर्ल्ड में फ्रॉड कैसे होते हैं। तो आई थिंक वो लोग आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। मैं थोड़ी सी बात अपनी कह के अपना माइक जो है मैं PSI सर को दूंगा। कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे जब भी आप ड्यू डिलिजेंस करें तो आप ये इंश्योर करें कि आप करेक्ट प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वहाँ पे आते हैं। किसी भी आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप अपनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की जो डिटेल्स हैं सब NSE की वेबसाइट पे होती है, वहाँ पे करें। कंपनी की वेबसाइट पे देखें रिसर्च रिपोर्ट, जो भी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च रिपोर्ट जो जहाँ से पब्लिश होती है उसको देखें। और सोशल मीडिया को भी ज़रूर देखें कि कोई कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं चल रही है। और कई बार हम नहीं करते और उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ड्यू डिलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों को पता ही है, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, इसके बारे में आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। थोड़ा सा बस मैं ये बताता हूँ कि जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे, बहुत सारे ब्रोकर्स या कई लोग ब्रोकर का नाम लेके आप लोगों को एडवाइस देंगे या आपके क्लाइंट्स को, मे बी आप लोगों को नहीं, आपके क्लाइंट्स को एडवाइस देंगे। तो प्लीज़ आप उन्हें अवेयर करा सकते हैं कि ऐसी किसी भी एडवाइस से बचें। बहुत सारे लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ऐड हो जाते हैं और उन्हें दिखाया जाता है, फेक रिटर्न्स क्रिएट करे जाते हैं उस ग्रुप में कि इसमें इतना इन्वेस्ट करा तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया। तो कई बार जो फोमो की हम बात कर रहे थे सुबह, वो फीलिंग आती है, इस चक्कर में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं फिर हमें नुकसान होता है, तब हमें पता चलता है वो ये तो मेरे साथ गलत हो गया। फिर हम सोचते हैं कि हम कहाँ कंप्लेन करें। तो इनको कंप्लेन करने का जो माध्यम है वो सबसे पहले आप अपने ब्रोकर के पास जाइए, अगर आपका ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट है। नहीं है तो आप सेबी की साइट पे जा सकते हैं या NSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे स्कोर्स का एक सेबी का एक पोर्टल है, स्कोर्स और ODR, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगेन स्कोर्स और ODR पोर्टल पे भी अगर NSE नहीं रिजॉल्व कर पाया तो देयर इज़ अ फैसिलिटी कॉल्ड कॉन्सिलिएशन एंड देन आर्बिट्रेशन, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को एक थर्ड पार्टी जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है वहाँ पे सुना जाएगा और वहाँ पे आपका समाधान करा जाएगा। वहाँ से भी नहीं रिजॉल्व होता देन यू कैन, या डोर्स आर ओपन फॉर कोर्ट्स। तो कई बार आप नहीं तो आपके क्लाइंट्स को कभी ना कभी इशू ऐसे आते होंगे जहाँ पे हमें रेजोल्यूशन नहीं मिलता होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा जो साइबर क्राइम के बारे में, राजेश सर को मैं माइक दूंगा, वो आपको बताएंगे साइबर क्राइम के बारे में। ओवर टू राजेश सर। आपको लगा देता हूँ, चलेगा, कोई इशू नहीं, इट्स ओके। अरे चलेगा। हेलो एवरीवन, मैं राजेश पोरवाल, इंस्पेक्टर फ्रॉम साइबर क्राइम ब्रांच। साइबर क्राइम के बारे में शायद आप सभी लोगों ने शायद नहीं सुना ही होगा, क्योंकि आजकल फिजिकल चोरियां बहुत कम हो रही हैं और साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली साइबर क्राइम होता कैसे है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे साइबर क्राइम कैसे होता है? ओके यस, ठीक है। लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये है कि इंटरनेट, आजकल हम सबके पास, हमारे पास सबके पास इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से जो फ्रॉड होता है उसकी डेफिनेशन में साइबर क्राइम आ जाता है। इंटरनेट के माध्यम से, या कोई कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके द्वारा साइबर क्राइम होता है। इंटरनेट उसमें होना चाहिए, मतलब इंटरनेट से होता है। और इवन हमारे घर के राउटर्स जो वाईफाई लगे होते हैं उससे भी कई बार साइबर क्राइम हो जाता है। हमारा राउटर किसी वजह से हैक हो जाता है, कुछ भी होता है, तो साइबर क्राइम होता है। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये फ्रॉडर्स होते हैं हमारे पास, हमारा नंबर उनके पास जाता कैसे है? कहीं से तो जाता है हमारा नंबर, कोई बताएगा? ओके, हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स में
जो हमारे अकाउंट होते हैं उसमें हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन होती है। ओपन होने की वजह से जो फ्रॉडर्स होते हैं हमारे अकाउंट के एनालिसिस करते हैं, उससे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे ज़ोमेटो है, नेटफ्लिक्स है, काफ़ी कुछ ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसका डेटा लीक हो चुका है। ज़्यादातर ज़ोमेटो में, नेटफ्लिक्स में और ऐसी कई जैसे BSNL है, उसका भी डेटा लीक हुआ है। तो ये जो इनमें हमें अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये 2-3 चीज़ें जो कंपलसरी है वो तो हमें डालनी पड़ती है। वो जो डेटा लीक होता है वो डार्क वेब पर अवेलेबल है, तो फ्रॉडर्स उसको ख़रीदते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। हमारे मोबाइल नंबर से वो सोशल मीडिया एनालिसिस करके हमारी प्रोफाइल्स भी देखते हैं। अगर हमारी प्रोफाइल्स ओपन होगी तो आसान से वो एनालिसिस उसका कर सकेंगे कि भाई हमारी मेंटालिटी कैसी है, हम कहाँ हैं, क्या है, प्रोफेशन क्या है हमारा, वो सब वो लोग जान लेते हैं। वो हिसाब से वो लोग टारगेट करते हैं। तो ये जो फ्रॉड होते हैं ज़्यादातर डेटा हमारा लीक होने की वजह से होते हैं। और आगे डिटेल में मेरे कलीग प्रतिपाल सिंह झाला वो आपको बताएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा मैं ये सेशन जो है हमारा वो इनफॉर्मल बनाना चाहूँगा, राइट। सो आप एक चीज़ में ये पूछना चाहूँगा आप सबसे कि कोई अगर विक्टिम हुआ हो साइबर क्राइम का, या फिर किसी ने विटनेस किया हो साइबर क्राइम को, हमारे कलीग्स में, हमारे फैमिली मेम्बर्स में किसी के साथ हुआ है? किसी के साथ साइबर क्राइम नहीं हुआ है? आपके साथ या फिर आपके कोई भी कॉलीग या फिर रिलेटिव्स किसी के भी साथ नहीं हुआ है? राइट, हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा मैं इनफॉर्मल बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अवेयरनेस में ज़्यादातर क्या किया जाता है कि आपको एज ए यूज़र एंड क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो इनफ नहीं होते। सपोज़ मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको बताऊँगा कि भाई पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ये आई थिंक सब लोग यहाँ पे जानते हैं। मैं उससे थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग एंड्रॉयड यूज़र्स होंगे, कई सारे आईफोन यूज़ करते होंगे, राइट। तो कोई बता सकता है कि कौन सा डिवाइस ज़्यादा सिक्योर है? आईफोन। 3-4 रिस्पॉन्स मिले वो मुझे आईफोन वाले मिले। पर अगर मैं ये कहूँ कि आईफोन भी सेफ नहीं है, राइट नाउ जो फ्रॉड्स हो रहे थे, जो आज से 5-10 साल पहले हो रहे थे, वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। उस वक्त इतनी सारी एडवर्टाइजिंग नहीं होती थी कि आपको अपना OTP, CVV, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो है वो शेयर नहीं करनी है। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट दैट कि हमें ये सारी चीज़ें किसी को फ़ोन में, किसी को मैसेज में या फिर मेल्स में बतानी नहीं है। ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो फ्रॉड करने वाले जो पर्सन है वो भी ये जानते हैं कि ऐसे मेथड से आप लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सकता नहीं है, राइट। आई थिंक प्रैक्टिशनर्स या फिर प्रोबेशनर्स CA है यहाँ पे, आई गेस, ओके, या फिर वो फील्ड से रिलेटेड है। और राइट नाउ साइबर क्राइम के अंदर मेरे पास ऐसी 4 एप्लीकेशंस है, मेरे पास नहीं है बट साइबर क्राइम में है, जिनमें जो कंप्लेनेंट है वो इधर ऑडिटर है, अकाउंटेंट है या फिर CA है, राइट नाउ ये चीज़ बहुत चल रही है, जिसमें आप जिस कंपनी का ऑडिटिंग करते हैं, आप जिस कंपनी के अकाउंटेंट है, उनके नाम से उनके प्रोफाइल फ़ोटो का यूज़ करके व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं और व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं डायरेक्टली ऑडिटर को या फिर CEO को। प्रोफाइल पिक्चर किसका होता है? CEO का होता है, जो जिस कंपनी का ऑडिटिंग करते हैं उनका। कई बार हमें लगता है कि ऐसी सिंपल चीज़ करने से हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, लेकिन इस केस में, ये सारे केसेस में फ्रॉड की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। 5-10 लाख कुछ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा फ्रॉड की रकम होती है। करते क्या है कि ये बताते हैं कि ये मेरा नया नंबर है, कंपनी के CEO का प्रोफाइल फ़ोटो होगा व्हाट्सएप के अंदर, ये मेरा नया नंबर है, इसे सेव कर लो। राइट नाउ मैं मीटिंग में हूँ, ज़्यादा आपसे बात कर नहीं सकता,
ठीक है, शायद एक दिन या आधा दिन इस टाइप का इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन रहेगा, बाद में वो बोलेंगे कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में हूँ, मुझे हमारे अकाउंट के अंदर राइट नाउ बैलेंस कितना है वो बताओ। ठीक है, तो एज ए सीए या फिर अकाउंटेंट जिसके पास एक्सेस रहता है अकाउंट का, वो बोलते हैं कि भाई 10 करोड़ है, 15 करोड़ है। तो जिसने इम्पर्सनेट किया है कंपनी के सीईओ को, वो ऐसा मैसेज करेगा कि मैं राइट नाउ एक एमओयू साइन करने जा रहा हूँ, तो एज ए प्राइमरी पेमेंट मुझे 90 lakhs या फिर 1 करोड़ रुपए जो है वो पे करने हैं, तो आप मैं जिस अकाउंट में बताता हूँ वो वाले अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दो। आई थिंक अगर आपका एसोसिएशन है तो कहीं ना कहीं से ये बात आपको पता चल जाएगी। ये हो रहा है आजकल ज़्यादातर अहमदाबाद में। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये लोग अकाउंटेंट्स और जो कंपनी का वो अकाउंटिंग करते हैं उनको लिंक कैसे करते हैं। राइट, मतलब आप सीए हो, आप कौन सी कंपनी में अकाउंटिंग करते हो या फिर अपनी जॉब करते हो, वो उनको कैसे पता चलता है। वन थिंग इज़ दैट सपोज सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, राइट, लिंक्डइन में सीए सारे प्रोफाइल डालते होंगे, उसमें बताते होंगे कि मैं ये कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं इनका जो है वो अकाउंटेंट देखता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे क्राइम्स इंडिया के बाहर से हो रहे हैं। राइट, इवन जो जिस व्हाट्सअप नंबर से आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ व्हाट्सअप नंबर विथ +91, बट राइट नाउ दैट व्हाट्सअप अकाउंट हैंडलर इज़ नॉट इन इंडिया। कई सारे मल्टीपल्स है, कई सारे डायमेंशंस है इसमें। एक आदमी जो है ये पूरा आईटी का देखता है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे बातचीत करनी है। दूसरा आदमी जो है, दूसरी जो टीम है वो क्या करती है कि ये सारी अमाउंट जो है वो किसी बैंक अकाउंट में डालती है, तो उसे कहाँ राउट करना है, कितने अकाउंट्स थ्रू राउट करना है, कहाँ पे ले जाना है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया ले जाना है तो कौन सी करेंसीज में, कौन से कंट्रीज़ में ले जाना है, या फिर क्रिप्टोज़ में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली दिस इज़ अ चाइनीज़ modus operandi. This is based in China. और राइट नाउ अगर आप साइबर क्राइम को फॉलो करते हो तो आई थिंक 2 महीने पहले 4 ताइवानीज़ को अरेस्ट किया गया है बाय दी साइबर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद। ओके, तो उनके जो डिजिटल डिवाइसेस थे, लैपटॉप्स थे, मोबाइल फ़ोन्स थे, तो उनको इन्वेस्टिगेट किया। उनमें हमने ये पता लगाने की ट्राई की कि इनका एमओ क्या है, ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग। हम मूवीज़ में देखते हैं ना, कोई मास्टरमाइंड कितने डीप, कितने नीचे के लेवल तक प्लानिंग करते हैं, सेम उसी तरह की प्लानिंग ये लोग करते हैं। राइट, सो दिस इज़ वन केस। जनरली करना क्या है, जिन लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होता है ये एमओ में, वो क्या करते हैं कि जो कंपनी के सीईओ है उनको डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि सर आपने ऐसी डिमांड की है, तो आप ही के द्वारा हमें ये डिमांड मिली है या फिर ये कोई और है। तो जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। राइट, कोई व्हाट्सएप पे इम्पर्सनेट करता है, लेकिन हम जो ओरिजिनल नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली पूछ ले कि भाई सर आपने ऐसा कोई डिमांड रखा है या नहीं। तो 1-2 केसेस में ये जो है वो नहीं हुआ है। दिस इज़ दी वन थिंग। सेकेंड इज़ डिजिटल अरेस्ट। राइट नाउ दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, राइट, डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट के अंदर जो है वो ज़्यादातर विक्टिम सीनियर सिटीज़न को बनाते हैं। राइट, उनको इस तरह से डराया जाता है फ़ोन के ऊपर कि आपका जो पैसा है वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। रिसेंटली मुझे एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था कि मुझे ऐसा कॉल आया, वो आई थिंक 600 करोड़ का किसने घोटाला किया था, वो नाम भूल गया मैं। मतलब ऐसा बोला कि वो जो घोटाला था 600 करोड़ का, उसमें आपका जो पैसा है वो इन्वॉल्व है। राइट, वो नाम भूल गया मैं। नो समवन एल्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई केस है उससे आपको जोड़ने की ट्राई करते हैं कि आपका इससे लिंक है,
ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं सीबीआई या फिर कस्टम्स, राइट, उनका सिग्नेचर, उनका ऑथेंटिसिटी, ऐसा पूरा जेन्युइन वाला करके क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं आपके नाम का, कि आपका नाम ये है, आपका ये वाला बैंक है, ये अकाउंट नंबर है, और इतने पैसे जो है वो आपने इसमें मतलब इन्वॉल्व है आपके पैसे। तो इतना डराते हैं कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये मैटर से निकलना है तो फिलहाल आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ पुलिस लॉ में अभी तक नहीं है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये है कि सबको ये समझ लेना है, आपको या फिर जो भी, स्पेशली हमारे मदर फादर को, क्योंकि हम तो फिर भी समझ जाएंगे लेकिन उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उनको ऐसा लगेगा कि ये डिजिटल वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं आ गया है, राइट। तो एक चीज़ ये हो गई कि उनको पता होना चाहिए और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग टारगेट उन्हीं लोगों को करते हैं जो वाइट कॉलर होते हैं ज़्यादा, राइट, और वही ज़्यादा डरते हैं, राइट। यस यस। और मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि पुलिस कभी भी कॉल करके या वीडियो कॉल करके किसी को पकड़ने नहीं जाती है, राइट। वो बेसिकली यही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा नहीं करोगे, तो पुलिस आके पकड़ लेगी। ठीक है, तो पुलिस कभी किसी को बोल के नहीं पकड़ने जाती है, राइट। तो इस तरह से पूरा डराते हैं, और वो लोग पूरा इतना डर जाते हैं तो पूरा एक दिन 2 दिन तक उनको लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बिठा के रखते हैं। सो यू आर डिजिटली अरेस्ट। और सामने जो बंदा होता है वीडियो कॉल के अंदर, वो भी पूरा यूनिफॉर्म में होता है, उसका पूरा ऑफिस भी वो तिरंगा लगा होगा, पुलिस का लोगो होगा, राइट। पूरा कन्विंसिंग होता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है एंड आई एम दी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, राइट। तो फ्रॉड कैसे करते हैं? सपोज मैंने बताया कि 600 करोड़ में आपका मनी है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका वो लोग पूरी डिटेल्स आपसे ही पूछेंगे कि आपके कितने बैंक अकाउंट है। आप बताओगे 4, चारों का मुझे बैलेंस फाइंड आउट करके बताओ कितना है। आप बोलोगे कि 15 लाख है। फिर क्या करेंगे कि वो 15 लाख या 20 लाख में से बोलेंगे कि 10 लाख मैं जो अकाउंट में बोलता हूँ उसमें ट्रांसफ़र करो। क्यों? क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, एक बार आपका मनी कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे। जो मैंने बोला ना 600 करोड़ का किसी ने घोटाला किया था, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको फंड ट्रांसफ़र करना होगा। तो ऐसा करते 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 डिजिटल अरेस्ट में अमाउंट राइट नाउ इज इन करोड्स, ओके, 1 करोड़ 2 करोड़ इतने लोग पैसे दे देते हैं। क्यों? डर की वजह से। सो दिस इज दी सेकेंड पॉइंट, डिजिटल अरेस्ट। राइट नाउ दिस 2 आर दी ट्रेंडी वंस, और थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है, मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रही है राइट नाउ। सो आईफोन का जो मैंने बताया, आईफोन सिक्योर नहीं है, बराबर। उसकी वजह यही है क्योंकि ज़्यादातर सीए, ज़्यादातर कंपनी के सीईओ जो है वो आईफोन ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो मैंने एमओ बताई, वो एमओ में डिवाइस मैटर नहीं करता है, राइट। एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, व्हाट्सअप इंपर्सनेशन अगर कोई करता है तो वो मैटर नहीं करेगा कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो। आईफोन इसलिए सिक्योर है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं की जा सकती। कई लोगों ने ये भी सुना होगा राइट नाउ कि बहुत सारे व्हाट्सअप हैक हो रहे हैं। एंड्रॉयड में होता है ये, जनरली नहीं, ये डेफिनेटली आईफोन में नहीं होता है अभी तक। एंड्रॉयड फ़ोन जो है उनमें व्हाट्सअप हैक, इसका रीज़न क्या है कि व्हाट्सअप के अंदर ही आपको या फिर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो, उसमें मैसेज आता है। कौन सा मैसेज होता है? एप्लीकेशन का नाम कुछ भी होगा, पीछे होगा .apk, राइट, वो एप्लीकेशन होगा। अब वो मैसेज आपके ग्रुप में आप जिस ग्रुप में ज्वाइन हो उसमें किसी ने भेजा है या फिर किसी ने आपको डायरेक्टली मैसेज किया है, वो भी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का पर्सन ही होगा, मतलब आपका परिचय वाला होगा।
ठीक है, तो हमें लगता है कि मेरा जान पहचान वाला है, उसने भेजा है तो ज़रूर कुछ काम का होगा, कुछ तो होगा। नाम जनरली क्या रखते हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर पीएम किसान योजना, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम इस तरह से रखते हैं, वो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जिसने आपको एप्लीकेशन भेजा है उसका भी व्हाट्सएप अकाउंट क्या हो चुका है? हैक हो चुका है, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या करती है? आपके मैसेज के, आपके कॉल रिकॉर्ड्स के, आपके कॉन्टैक्ट के जो एक्सेस है वो क्या करती है? ले लेती है। क्योंकि हम जनरली एंड्रॉयड में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो पहले पूछता है कि मैं आपका मीडिया गैलरी का एक्सेस लूँ, यस। लोकेशन एक्सेस लूँ, यस। कॉन्टैक्ट एक्सेस, यस, राइट। तो अनऑथोराइज्ड सोर्सेज है, वहाँ से कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करें। ये एप्लीकेशन लुक एंड फील में बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन जो होगी वैसी ही दिखेगी। सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन किसी ने भेजा आपको व्हाट्सएप में, वो आप खोलोगे, इंस्टॉल करोगे, खोलोगे तो आप प्ले स्टोर से जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा बिल्कुल वैसा दिखेगा। उसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगी वो भी सेम होगी, राइट। सो कभी भी एंड्रॉयड यूजर्स स्पेशली अनऑथोराइज्ड सोर्सेज से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, राइट। सो दीज वर दी बेसिकली 2-3 टॉपिक्स विच आई वांटेड टू थ्रो लाइट ऑन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। यस। एक बार रिपीट करेंगे? मेल, ओके ओके। नो, यू कैन डेफिनेटली कंप्लेन टू साइबर क्राइम, ओके। मेल से कैसे फ्रॉड होता है? फिशिंग मेल क्रिएट करते हैं, राइट। आई थिंक मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, जिनका बिजनेसेस कई सारे कंट्रीज़ में होता है, तो वो लोग ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं कि ये सब बातें आई थिंक आप लोग जानते हो कि बैंक की डिटेल्स जो है वो पहले से ही एक्सचेंज हो चुकी होती है, ठीक है। सिर्फ पेमेंट बताना होता है कि ये एडवांस पेमेंट है, ये आफ्टर ट्रांजैक्शन पेमेंट कुछ भी है, राइट। इसमें फ्रॉड कैसे किया जाता है कि जो भी कंपनी का मेल आईडी है, जेन्युइन मेल आईडी है, उसमें से एक आध दो लेटर्स क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। सपोज मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है? मुझे कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ amazon.com या फिर amazon.in तो बहुत सारी लिंक्स आएगी। मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूँगा कि ये वाली जो है वही ऑथेंटिक है? क्योंकि yes, definitely. One thing is that ओके, डेफिनेटली। मतलब डोमेन, उसको डोमेन बोलते हैं, राइट। अमेज़ॉन का वेबसाइट जेन्युइन है वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले HTTPS, दैट इज ए प्रोटोकॉल, ओके। HTTP और HTTPS, एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर, राइट। तो बेसिकली जो भी ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, जो भी कंपनीज है, वो अपनी साइट जो है वो HTTPS से स्टार्ट करती है। सेकेंड थिंग इज पीछे .in है, .com है, राइट। अगर गवर्नमेंट वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे .gov.in, .gov.in ऐसा होगा। दीज आर दी प्रूफ्स ऑफ ऑथेंटिसिटी, राइट। अब मैं अमेज़ॉन के स्पेलिंग में गड़बड़ कर दूँ, मतलब AMAZON की बजाय AMAZONN कर दूँ, दैट इज़ द फिशिंग वेबसाइट। अ माइनर चेंज जो ध्यान से देखने पर ही दिखेगा, अदरवाइज हम उतना केयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेल आईडी से जो फ्रॉड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। एक दो कंपनी के केसेस भी साइबर क्राइम में दर्ज है, वो सेम मेथड है। जो भी कंपनी का मेल आईडी है उसमें से एक आधा लेटर चेंज कर दिया, ठीक है। सपोज कहीं पे L लिखा है, वहाँ पे 1 लिख दिया, या फिर 1 है उसको L से रिप्लेस कर दिया, पूरा चेंज हो गया। दिस इज़ दी
फिशिंग मेल आईडीज, राइट? तो आप कंप्लेन कर सकते हो डेफिनेटली. एनी अदर क्वेश्चन? एंड डबल चेक एवरीथिंग. ओके, जैसे मैंने कहा, किसी ने आपको मैसेज कर दिया बट यू डबल चेक इट. यस. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट 1930 हेल्पलाइन? लेस देन 50%. 10 to 20% को ही पता है 1930 हेल्पलाइन क्या है. आपको पता है? ओके. जब भी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या फिर कोई भी साइबर क्राइम होता है आपके साथ, आपको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, पहले 1930 डायल करना है, राइट? 1930 जो है वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है. गांधीनगर स्टेट साइबर सेल जो है वहाँ पे आपकी कॉल जाएगी. ठीक है, आपको क्या करना है कि सपोज आपके साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ है, तो आपको तुरंत 1930, जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल क्या करना है, 1930 पे डायल करना है. 1930 पे डायल करोगे, वो कॉल जो है वो स्टेट साइबर सेल में जाएगी. कॉल सेंटर है वहाँ पे, वो आपकी पूरी डिटेल्स लेंगे कि आपने कौन से अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, कौन से यूपीआई में डाला है, या फिर जो भी मोड से आपने पेमेंट किया है वो किया था. तो 1930 किस लिए है, तो कि जैसे ही आप कॉल करोगे, पूरी डिटेल्स दोगे, तो वहाँ से आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो अमाउंट जो भी अकाउंट में गई है उसको क्या कर देते हैं, फ्रीज करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो जैसे मेडिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि कोई बताता है कि अगर ये सिम्टम्स आपके साथ हुए हो, तो और अगर आप 3-4 घंटे में अस्पताल पहुंच जाते हो तो बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सेम थिंग इसी में है. जितना जल्दी आप 1930 डायल करके अपना मैटर वहाँ पे दर्ज करा दोगे, उतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपका फंड वापस आने की. ठीक है, बाकी मैंने बताया कि अगर वो कहीं से विड्रॉल हो गया या फिर किसी ने गिफ्ट वाउचर खरीद लिया किसी वेबसाइट पे, ओके, देन वी विल हैव टू ट्रैक दैट पर्सन डाउन. ओके, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि फ्रॉड यहाँ पे हुआ है लेकिन करने वाला एटलीस्ट आउट स्टेट में होगा, दूसरे कोई स्टेट में होगा, राइट? सो उसको ट्रैक डाउन करना, वहाँ पे जाना, उसको पकड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंडेंट करती है. फ्रॉड की अमाउंट क्या है, कौन सी जगह पे है, एग्जैक्टली वो पर्सन है या नहीं, और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज इसलिए भी क्रिएट होती है, किसी ने अगर फ्रॉड किया है, नंबर चेंज कर देता है, ठीक है, पैसा विड्रॉल कर लिया, नंबर जिस नंबर से कांटेक्ट किया था, फ्रॉड किया था, नंबर चेंज कर दिया, डिवाइस तोड़ के फेंक दिया. सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ट्रैक हिम डाउन, राइट? सो 1930 जो है वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? दो चीज़ें हैं इसमें, दो चीज़ें हैं. अभी मेरे पास जो है वो पूरा प्रेजेंटेशन है, उसमें सारी एमओ है. इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में क्या होता है, जॉब फ्रॉड में क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, बट बेसिकली अभी जो केयर करने वाली चीज़ है वो मैंने आपको बताई. थोड़ा अभी ये भी प्रॉब्लम है कि जो आईटी एक्ट है, जिस तरह से बाकी के बीएनएस लॉज दो लगते हैं, जो हम सीआरपीसी आईपीसी बोलते थे अब तक, वो चेंज हो गया है. तो आईटी एक्ट है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने ज़रूरी है, क्योंकि वो इतने सख्त नहीं है राइट नाउ. तो कई बार हमको लगता है कि इतने ज़्यादा पैसे का फ्रॉड कर दिया तो सज़ा भी उसको ऐसी ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है राइट नाउ. फिजिकल क्राइम में क्या होता है, किसी को अगर चोरी करनी है तो बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है कि लॉक कैसे खोलेंगे, पैसे कहाँ होंगे, कहाँ से निकालेंगे, भागेंगे कैसे, कहाँ भागेंगे,
कितने दूर भाग जाएंगे, ठीक है। फिजिकल क्राइम करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। साइबर क्राइम क्या है, कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे तमिलनाडु में क्राइम कर सकते हैं और पकड़े जाने के चांसेस उतने ही कम। सो दैट्स वाई राइट नाउ हमारे डीसीपी सर और एसीपी सर है वो काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं कि अवेयरनेस करो मैक्सिमम, बिकॉज प्रिकॉशनरी स्टेप्स आर वेरी नेसेसरी इन साइबर क्राइम। Right, right, right. Because these things are extreme necessity. These things are of extreme necessity. ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, राइट। बाकी कॉमन चीज़ें जो है वो OTP CV वो सारी तो पता है, वो सेलिब्रिटी बताते हैं अब तो टेलीविज़न पे, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, राइट ना। जैसा मैंने बताया कि कोई भी लिंक आपको मिलता है उसकी ऑथेंटिसिटी ही चेक करनी है, ठीक है। कोई ऑथेंटिक अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर कोई एजेंसी है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसका एक फिक्स लिंक होगा, वेबसाइट होगा। वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली इग्नोर करना है। कुछ भी डरने की बात नहीं है, लोग डर जाते हैं, प्रॉब्लम यही है। बीच में वो ई चलन वाला बहुत चला था, व्हीकल का जो ई चलन होता है ना, वो उसका लिंक भेजते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं सब लोग, ड्राइविंग करते करते सपोज नहीं पहना है सीट बेल्ट, तो लगता है कि आ गया होगा चलन, चलो देखते हैं। लेकिन अब ये कभी नहीं देखते कि हम किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बहुत टाइम पहले मैसेज आते थे कि आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया 2-5 हज़ार रुपये कुछ लगते थे, उसमें बताते थे अगर नहीं किया तो 2 दिन में बिजली कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं चेक करते कि मैसेज आया कहाँ से है। अगर वो चेक करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, प्राइवेट मोबाइल नंबर होगा, कोई मैसेज हेडर या फिर कोई कंपनी का ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट मोबाइल नंबर। अब कौन ऐसा फालतू बंदा बैठा है जो कंपनी में जो ऐसा रोज़ लोगों को मैसेज करता फिरे कि आपका बिल बाकी है, आपका बिल बाकी है, ठीक है। तो मैसेज हेडर इज अगेन दी सेम ऑथेंटिसिटी चेक थिंग फॉर मैसेजेस लाइक वेबसाइट्स। जैसे वेबसाइट्स में हम URL वो सब चेक करते हैं, उसे भी मैसेज में ही क्या करना है कि हेडर चेक करना, बराबर। अगर SBI में से मैसेज आया तो ऐसा कुछ आता है कि AT-SBI एंड समथिंग लाइक दैट, तो उससे पता चलेगा कि ये जो मैसेज है वो कंपनी से ही आया है, किसी ने पर्सनली नहीं किया है। देखो क्या है कि कई सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अगर किसी का फ़ोन उठा लिया या फिर किसी नंबर पे डायल कर दिया तो फ़ोन हैक हो जाएगा। ऐसे कभी भी फ़ोन हैक नहीं होता है, ठीक है। वो ऐसा कुछ हमसे करवाते हैं जिससे कि हमारा मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाए। अदरवाइज़ कभी भी किसी का भी फ़ोन उठाने से या फिर फ़ोन करने से फ़ोन हैक नहीं होता है। अवॉइड ही करने हैं। अभी इंटरनेशनल कॉल में भी क्या है कि 2 चीज़ें हैं, एक्चुअली इंटरनेशनल कॉल है या फिर स्पूफ कॉल है, राइट। स्पूफ कॉल जो एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी नंबर से कर सकते हैं, राइट। तो वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बट अगर आपका कोई नहीं है, मतलब अगर फॉरेन में भी आपका कोई रिलेटिव या रहते हैं तो फिर उनका नंबर स्टोर। सबसे बॉटम लाइन यही है कि अननोन नंबर के कॉल्स अटेंड ही मत करो, दैट इज़ दी बॉटम लाइन। हमारे सबके पास वो ट्रू कॉलर होता है, ठीक है। एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर से कॉल आया था। अगर हमें लगे कि ओके आई नो दिस पर्सन, देन यू कैन कॉल हिम बैक, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है लेकिन कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती और बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं है कि क्लिक करने से हो जाएगा, ठीक है। अब तो कई बार क्या है कि ब्राउज़र ही आपको वार्निंग दे देता है। अगर लिंक खोलोगे तो बता देगा कि दिस इज़ दी अनसेफ, यहाँ पे जाना सेफ नहीं है। एक वार्निंग तो उसने ही दे दी। वहाँ जाके अगर हम कुछ करते हैं, अभी तक जितने भी केसेस मैंने देखे हैं साइबर में, उसमें ऐसा ही होता है।
कुछ ना कुछ हमने गलती की होती है, तभी हमारा मोबाइल या फिर हमारे साथ कुछ फ्रॉड होता है, मोबाइल हैक होता है या फिर फ्रॉड होता है। सी कॉल बॉम्बिंग और मैसेज बॉम्बिंग बहुत सारे होते हैं आजकल। 1 घंटे में 500 मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है। कई बार तो OTP वाले ही आते हैं, ओनली OTPs, ठीक है। कॉल बॉम्बिंग और मैसेज बॉम्बिंग में अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि उसको डायरेक्टली रोका जा सके, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में लेनी पड़ती है, ठीक है। कई बार कैसा होता है कि इंटरनेशनल कॉल को ब्लॉक कर दे, राइट, तो फिर जेन्युइन इंटरनेशनल कॉल्स है वो भी नहीं राउट होंगे। तो कॉल बॉम्बिंग और मैसेज बॉम्बिंग जो है उसका कोई राइट नाउ सॉल्यूशन नहीं है। आप मोबाइल में ऐसी फैसिलिटी है कि आप अपने अननोन नंबर्स को जो है वो ब्लॉक कर दो, ये एक हो सकता है। अदरवाइज यू हैव टू जस्ट इग्नोर इट, दैट्स इट। थोड़ा क्या है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी जो डार्क साइड है वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे उससे हम कैटर करेंगे वैसे वैसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मुझे यहाँ से यूपी किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो डेफिनेटली मुझे वहाँ की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, राइट। सो यूसेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस एज वेल एज जो रूल्स जो है कंट्रीज़ में, हमारे देश में, वो भी काफ़ी उन पे फोकस करके उनको चेंज करना ज़रूरी है राइट नाउ। बट जैसे जैसे प्रॉब्लम्स फेस होंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि क्या करने की ज़रूरत है। सर्च करने मतलब फिजिकली आईडी मांगो, कहाँ से आए हो, क्या सर्च क्या करना है, पूछो किसने भेजा है, बॉस का नंबर दो। देखो आप क्रिमिनल हो या ऑर्डिनरी पर्सन ये देख के तो कोई नहीं बता सकता, राइट, ठीक है। बट हायर अथॉरिटी मतलब पुलिस पर मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ ना, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो, आप कहाँ से आए हो। अभी मैं यहाँ अवेयरनेस कर रहा हूँ फ्रॉम दी साइबर क्राइम, व्हाट इज़ दी ऑथेंटिसिटी, सेम थिंग। क्या प्रूफ है कि मैं साइबर क्राइम से ही आया हूँ, ठीक है। अनाउंस हुआ वो तो सपोज हमने ही किया, हमने ही करवाया है कि भाई चलो हम आ रहे हैं साइबर क्राइम से तो बेसिकली क्या है कि आपको ऑथेंटिसिटी चेक करने की ट्राई करनी चाहिए कि भाई पर्सन का नाम क्या है, कहाँ से आया है। ये बेसिक थिंग्स है जो कोई भी कर सकता है, राइट, यस। सिम स्वैपिंग जो है वो एक टाइम बहुत चल रहा था, अभी आई थिंक हमारे यहाँ उतने सारे केसेस आए नहीं थे। पर्टिकुलरली नाइट टाइम पे होता था 12 से 4 के बीच। वो लोग जो है वो सिम जो है वो आपके ही नंबर से एक्टिवेट करा लेते थे। उनका एमओ क्या था कि आपका जो सिम कार्ड है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दरमियान क्या होता है, बंद हो जाता है, लेकिन दूसरा शुरू हो जाता है। कहाँ पे? फ्रॉडस्टर के पास। उसका इंटेंशन क्या होता था, आपकी दूसरी जो डिटेल्स है वो बैंक डिटेल्स या फिर जो भी आपका बैंक अकाउंट है, तो उसको चाहिए क्या होता है, ओटीपी चाहिए होता है। स्विम स्वैपिंग करने का मोटिव जो है वो यही रहता था, क्योंकि जैसा 3-4 घंटे का एक्सेस उसके पास है, वो क्या करेगा, ओटीपी जनरेट करके वो ओटीपी से ट्रांजैक्शन कर लेगा। वो फेक है। ट्राई, ऐसा ऑडियो क्लिप सुनाया जाता है कि ट्राई से हम बोल रहे हैं आपका फ़ोन नंबर जो है वो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में है, ये है वो है, ऐसा करके वो बताएंगे कि अगर
आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा, दैट इज़ डेफिनेटली फैक्ट। ट्राई नहीं, वो तो कई सारे नाम से ये कॉल्स करेंगे आपको, 1 प्रेस करो या फिर 9 प्रेस करो फर्दर डिटेल्स के लिए। तो जैसे ही आप प्रेस करते हो वहाँ पे ट्यून एक बजता है तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। तो वो लोग का मेजोरिटी क्या करते हैं कि अगर वो 100 लोगों को कॉल करते हैं तो उसमें से 60 लोग तो ऐसे ही काट देंगे, ठीक है, कि ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। उसको तो 5 ही बकरे चाहिए दिन के, राइट। और जो भी करना है क्या करना है, फ़ोन पे ही तो करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें फेक है, स्पेशली जिसमें हमको क्या है, हमको यकीन होता है। जैसे कि ट्राई से कॉल आए तो हमें पता ही है कि मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया है, फिर भी 9 प्रेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये बस लिमिटेशन में रहना है। दैट इज अगेन अ साइन, मतलब हमें पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट ए जेन्युइन कॉलर, राइट। ज़्यादा मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने कॉल अटेंड नहीं किया, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका नंबर बंद होगा, और क्या होगा। कई बार ये चीज़ें जो है जिनके साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड होने के बाद समझ में आती है कि यार इससे तो अच्छा था फ़ोन बंद ही हो जाता, इतने पैसे चले गए, बाद में पता चलेगा कि यार इससे अच्छा है नंबर ही बंद हो जाता, राइट। सो देर आर वेरी बेसिक थिंग्स जो अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो वी कैन फिगर इट आउट। नो प्रॉब्लम, बट एप्लीकेशन शुड बी जेन्युइन, okay, from the authentic source. Second thing, never make any transaction with open Wi-Fi. Open Wi-Fi, free Wi-Fi, बिना पासवर्ड वाला Wi-Fi, वो कभी भी उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सर्फिंग के लिए करें अगर करना है तो। नेवर डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन ओवर दैट, ओके। बिकॉज जो मैंने फिशिंग वेबसाइट वाला बताया वो उसमें बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। जो एडमिन होगा उसको हैक करना भी इजी होता है, वो कोई भी हैक करके क्या करेगा, आपकी जो बैंकिंग वेबसाइट है उसकी जगह फिशिंग वाली वेबसाइट बना के डाल देगा। आप अगर सर्च करोगे तो वही आपके अंदर खुलेगी, ठीक है। लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर हमारी वेबसाइट खुलती है तो आता है www.bankkanam.com। फिशिंग वेबसाइट अगर आपने वाईफाई थ्रू, ओपन वाईफाई थ्रू एक्सेस की है तो उसके अंदर वहाँ पे आईपी एड्रेस दिखाएगा, लेकिन उतना कोई ध्यान से देखता नहीं है। हमें तो बस वेबसाइट खुल गई, हमारा काम किया, ख़त्म। वहाँ पे जनरली आईपी आ जाता है। सो बी कॉशियस वाइल यूजिंग ओपन वाईफाई। बेस्ट एडवाइस यही है कि इस्तेमाल ना करें ओपन वाईफाई, ओके। फ्री की चीज़ कोई भी इस्तेमाल ना करो, ओके। दैट इज़ दी डेफिनेटली, डेफिनेटली, यस। अभी क्या है कि वो चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सर्विसेज यूज़ करते हो। जीमेल तो डेफिनेटली सब यूज़ करते हैं, तो गूगल के पास तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी हमको भी नहीं पता होगी। यस, उनका पर्पस क्या है कि अगर आप कोई पेड एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू वेट, बट बेटर यही है कि मेरे को जब ज़रूरत होगी तभी मैं डालूंगा। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कोई यूज़ करता है, AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि उसमें OTP नहीं लगता है, ओके। आपका आधार नंबर जो है कहाँ लिंक होता है, हमारे बैंक में लिंक होता है, राइट। तो उसका पेमेंट किस तरह से होता है कि आपका जो आधार नंबर है वो बैंक के साथ लिंक है। OTP की जगह उसमें यूज़ क्या होता है, जो हमने बायोमेट्रिक दिया हुआ है एट ए टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो उसका ऑथेंटिसिटी सोर्स है कि आप ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो। दिस इज़ दी ऑनलाइन थिंग, ये आप ऑनलाइन कर सकते हो। अब इसका मोटिव क्या था कि आपको ट्रांजेक्शन करने में देर ना लगे, जल्दी से ट्रांजेक्शन हो जाए, राइट, एज ए फैसिलिटी, एज ए कन्वीनियंस। अगर इस्तेमाल करते हो तो उसमें बायोमेट्रिक जो है वो आप डिसेबल कर सकते हो ऑन दी
हमारी जो आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हमेशा डिसेबल रखें, हमेशा। जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना है, एट दैट टाइम यू एनेबल इट, यू डू द ट्रांजेक्शन एंड यू डिसेबल इट अगेन। सो जितनी फैसिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं उनका थोड़ा ये भी रखना ज़रूरी है कि किस चीज़, कौन सी चीज़ कब हमको बाउंस बैक कर दे, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? No. ओके। UADI की वेबसाइट है, उसमें सब ऑप्शन है उसी के। एक सर ऐप है एम आधार ऐप, ये यूडई की ऐप है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगी और आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसमें आप डायरेक्टली आप अपना बायोमेट्रिक है उसको आप लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यूडई की साइट पे भी अवेलेबल है फैसिलिटी। आप जो वेबसाइट, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ से भी डाउनलोड कर वो बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। Okay. Thanks very much, sir, Thank you. for the Thank you everyone. wonderful insights. And by this, we'll conclude today's event and this session as well. Thanks everyone. Have a nice day. Thank you.